बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ इब्राहिम और आप देख रहे हैं ग्वादर सिटी न्यूज़। नाजरीन, आज हम डिजिटल सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, जिनका मकसद आपको मौजूदा दौर के सबसे अहम मसले ऑनलाइन से बाखबर करना है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों में अब बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डिजिटल दुनिया के खतरात भी अब बढ़ रहे हैं। तो आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान डॉक्टर हारून बलूच हैं, जो डिजिटल सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से उनके बड़े काम हैं। इस वक्त बाइट फॉर आल से वाबस्ता है। सर, हम आपको ग्वादर सिटी न्यूज़ के प्रोग्राम अवैध शरीफ के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि डिजिटल सिक्योरिटी क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शरीफ साहब, और शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। डिजिटल सिक्योरिटी और सेफ्टी जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत डाइवर्स है, बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत डिटेल की चीज़ें हैं। लेकिन इसमें ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में क्योंकि हम दो ज़िंदगियां जीते हैं आजकल, सिर्फ एक नहीं। एक तो ज़िंदगी जैसे मैं और आप बैठे हैं आमने सामने, तो ये हमारी ज़िंदगी होती है। लेकिन इससे ज़्यादा आजकल जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, वो होती है हमारी सोशल मीडिया की लाइफ या ऑनलाइन लाइफ या डिजिटल लाइफ जिसे हम कहते हैं, वर्चुअल लाइफ भी इसे कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिसका हम उसको एक्सरसाइज करते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू प्राइवेसी है इसके साथ जुड़ा हुआ, एसोसिएशन एंड असेंबली, इस तरह के राइट्स हैं। तो ये सारे राइट्स जो हैं ये सेट ऑफ राइट्स हैं, और इसके साथ फिर और बहुत सारे राइट्स जुड़े हुए हैं जो डिजिटल स्पेसेस में हम उसको एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर हम जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारा बहुत सारा डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, कम्युनिकेशन हम करते हैं। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिनके अंदर कोई तीसरा बंदा, थर्ड पार्टी जिसे हम कहते हैं, वो भी इंटरेस्टेड हो सकता है। थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें, सोशल मीडिया कंपनीज़ हो सकती हैं, खुद मार्केटिंग कंपनीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे इदारे हो सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सही। तो ये लोग, आप जब कोई जर्नलिज्म का काम करते हैं या कोई एक्टिविज़म का काम करते हैं तो वहाँ पर ख़ुसूसन इन लोगों की इंटरेस्ट होता है। और वैसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि आपका डाटा रीड आउट करके, उसको एक्सेस करके, उसको देखें कि आपको आपके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा एक जो बहुत बड़ा इशू हमारे पाकिस्तान में आजकल हमें नज़र आ रहा है वो बहुत सारा ये कि लोग बहुत बेएहतियाती करते हैं अपनी इस तरह की डिवाइसेस को यूज़ करते हुए या डिजिटल लाइफ के अंदर। तो उसमें अपना वो डाटा कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। क्योंकि उनके पासवर्ड्स हैक हो जाते हैं। पासवर्ड हैक हो जाते हैं तो फिर आप सारे जो आपकी डिवाइसेस के ऊपर अकाउंट्स हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं, चाहे वो आपका ईमेल है, चाहे वो सोशल मीडिया के कंपनीज़ के अकाउंट्स है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक पे हैं या फिर आप यूट्यूब के ऊपर हैं या आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का, बैंकिंग एप्लीकेशंस, आप बैंकिंग भी ऑनलाइन हो रही है ना आजकल, तो एप्लीकेशंस का अगर वो अगर चीज़ कंप्रोमाइज़ होती है एक पासवर्ड, तो बहुत सारे और पासवर्ड भी साथ में। अक्सर तो ये देखा गया है कि लोग सिर्फ एक पासवर्ड हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। इनको ये नहीं करनी चाहिए। हर अकाउंट का अपना अपना पासवर्ड होना चाहिए, ताकि, और वो पासवर्ड भी ऐसा होना चाहिए जो तोड़ा ना जा सके। तो इस किस्म के जो मामलात हैं, और ख़ुसूसन इस किस्म की सेंसिटाइजेशन के, यार लोगों को पता हो कि मेरा डाटा कितना इंपॉर्टेंट है और लोग इस पर क्यों नज़र रखना चाह रहे हैं। और आजकल तो वो डाटा जो है या फिर आपके जो पासवर्ड्स हैं वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को ऐसी प्रोटेक्ट करते हैं जैसे आपके फ़िज़िकल एसेट्स होते हैं, जैसे आपकी दौलत बैंकों में जो आपने रखी हुई है ना। तो अब उसके एक एप्लीकेशन के ऊपर जो कोड लगा होता है, वो किसी के हाथ लग जाए ना, तो वो आसानी से वो अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकता है। या फिर आपके आजकल जो बहुत सारी जो मनी है वो कार्ड मनी में, प्लास्टिक कार्ड मनी में ट्रांसफ़र हो गई है। सही है, बल्कि अब तो डिजिटल करेंसी भी आ गई है। लोग जैसे बिटकॉइंस वगैरह में उसमें भी ट्रेड करते हैं, लेकिन ये सारी एप्लीकेशन जहाँ पर ये ट्रेडिंग वगैरह होती है किसी न किसी पासवर्ड के साथ प्रोटेक्टेड होती है। तो इस हवाले से अवेयरनेस देना, लोगों को बताना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके डाटा, जिसको अक्सर हम कहते हैं यार हमारे डाटा में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे अकाउंट में क्या चीज़ पड़ी है, मेरी डिवाइस में क्या पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत मैं कहता हूँ कि नामुनासिब सा रवैया है लोगों का, जिसको लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने जो हैबिट्स हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है, और ये सब कुछ जो है डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में आता है। अच्छा सर, आप साइबर क्राइम के हवाले से क्या बताएंगे। साइबर क्राइम सारे वो क्राइम जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हों या फिर टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड हों, यानी कि
कुछ ऐसे क्राइम जो कि ऑनलाइन स्पेसेस में नए आए हैं, पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो टेक्नोलॉजी की वजह से आए हैं, ठीक है। और कुछ क्राइम वो जो पहले एग्जिस्ट करते थे लेकिन उस टेक्नोलॉजी के आने के बाद मज़ीद उसमें तेज़ी आई है या फिर उसका स्कोप बहुत बड़ा हो गया। ये दो तरह की चीज़ें हैं साइबर क्राइम के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि बच्चों के साथ मामलात अक्सर जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर या मुख्तलिफ सूबों की मैं बात करूँ, जैसे पंजाब के अंदर हम देखें तो कसूर एक फ्लैश पॉइंट है बच्चों के हवाले से। जो जिनसी ज़्यादतियाँ होती हैं ये फ़िज़िकल स्पेसेस में होती हैं, लेकिन ये क्राइम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसमें तेज़ी या उसके नई एक सूरत ये बनी है कि लोग सिर्फ वो क्राइम करते नहीं हैं बल्कि उसको वीडियो भी शूट करते हैं और फिर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डार्क वेब या डीप वेब है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर उसको सेल भी करते हैं। सही। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से फैसिलिटेट हो रहा है, क्राइम मज़ीद बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे क्राइम हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी एप्लीकेशंस के ज़रिए आपके बैंक से पैसे निकाल लेना, ठीक है। इस किस्म के क्राइम, मतलब पहले जो बैंक में थेफ्ट होती थी वो बैंक के अंदर जाके वो आपको थेफ्ट करनी पड़ती थी, वहाँ पे डाका मारना पड़ता था, ठीक है, बैंक के अंदर से पैसे निकालने पड़ते थे। लेकिन अब वो पर्सन स्पेसिफिक हो गया और वो डिजिटली होता है सिर्फ, कि आपकी एप्लीकेशन बैंक ने आपको दे दी है, आपका पासवर्ड किसी ने चुराया और आपकी उसमें पासवर्ड डाला, आपका यूज़र नेम डाला और आपके पैसे निकाल लिए, ठीक है। तो ये क्राइम की एक नई फॉर्म पैदा हुई है। तो ये 2-3 तरह के क्राइम्स हैं। इस तरह के फिर हर थीम के अंदर, हर मुख्तलिफ शोबे के अंदर कोई ना कोई क्राइम है। लोग हरासमेंट भी कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, लोग थ्रेट भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्वेलेंस करना शुरू कर देते हैं, लोग चेज़ करते हैं कि यार ये खुद ख़वातीन के साथ इस तरह के क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि अगर कोई खातून है, वो पॉलिटिकली एक्टिव है, सोशली एक्टिव है ऑन सोशल मीडिया, तो अगर किसी को उसकी बात पसंद नहीं है या फिर वो खातून उसको अच्छी लगनी शुरू हो गई, तो वो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो देखते हैं कि लोगों की मूवमेंट क्या है। क्योंकि हमारी एक ये भी मसला है कि हमारे साथ हम जब भी कभी सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हम बताते हैं लोगों को मैं इस वक्त फ़लानी जगह पर हूँ, फ़लानी जगह पे जा रहा हूँ, तो आप अपनी लोकेशन, लाइव लोकेशन खुद शेयर कर देते हैं, तो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन स्पेसेस में, तो वो फिर आपके पीछे आ जाते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड क्राइम है कि टेक्नोलॉजी ने उनको एक फैसिलिटेट किया है, सहूलत फराहम की है ताकि वो ईज़िली आपको देख सकते। तो ये इस तरह की सर्विलेंस भी है और फिर बहुत सारी और तरह की सर्विलेंस भी होती है। तो ये सारे साइबर क्राइम में आते हैं ये इश्यूज़। और पाकिस्तान में जो लॉ बने हुए हैं साइबर क्राइम के, वो बहुत स्ट्रिंजेंट किस्म के लॉज हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते, लेकिन है कि आप जिस तरीके से क्राइम को डिफ़ाइन किया गया है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है और फिर स्टेट फिर आपके पीछे आ जाती है, ठीक है। और फिर स्टेट के इदारे आपके पीछे आ जाते हैं कि आपने ये सोशल मीडिया पे ये एक्टिविटी क्यों की, ठीक है, वो फिर आपके गले पड़ जाती है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ क्राइम ही नहीं बल्कि क्राइम को रोकने के लिए जो हमारे लॉज भी हैं ना, वो बहुत वेपनाइज हो गए हैं। अब ये भी एक अलग डिबेट है कि इन लॉज को कितना वेपनाइज होना चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप लेजिटिमेट बात कर रहे होते हैं, लेजिटिमेट एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एक लॉ उन्होंने बना दिया जिसमें आपको कर्टेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सिर्फ क्राइम को पहचानने से हट के आपके ऊपर कितनी कदगनें लगाई जा रही हैं डिजिटल स्पेसेस में, ये भी बहुत एक डिबेटेबल इशू है। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी देखने आ रहा है कि जो फायरवॉल ये कैसे कहते हैं, और ये जो हर वक्त हमने सुना है कि फायरवॉल की वजह से इंटरनेट स्लो हुई है, ये क्या चक्कर सर, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, फायरवॉल एक दो तरह की होती है। एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली किसी चीज़ को रोकने के लिए। सही। अब एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप क्राइम को रोकें, ऐसी एक्टिविटी जो मलिशियस एक्टिविटी है आपके कंप्यूटर पे होने जा रही है या आपके डिवाइस के ऊपर होने जा रही है, उसके आगे आप एक वॉल खड़ी कर दें ताकि लोग आपका डाटा ना चोरी कर सकें। ये सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है, मतलब आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। लेकिन एक फायरवॉल जिसकी आप शायद बात करना चाह रहे हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के इंटरनेट के सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट ने इनेबल किया है, वो एक इस किस्म की फायरवॉल है जो कि आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट, वो कोई एक इंसान नहीं बल्कि जितने भी लोग यूज़र्स इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज़्म है। और फिर उस मॉनिटरिंग की बेस के ऊपर जहाँ पर इंटरनेट को रोकना है या कम करना है उसकी स्पीड को, इस किस्म का वो मैकेनिज़्म है। और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म का सिस्टम है
जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में टेक्नोलॉजीज़, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों वो इस्तेमाल होते हैं। और ये पाकिस्तान के जो इंटरनेट एक्सचेंज है उसके ऊपर इंस्टॉल किया गया है। फिर इसी तरीके से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो हमें इंटरनेट घरों में देते हैं या ऑफिस में देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी न किसी का इंटरनेट लिया होगा, ब्रॉडबैंड लिया होगा, या फिर आपने कोई वाईफाई के लिए आपने लैंडलाइन के थ्रू लिया होगा सिस्टम इंटरनेट का, तो वो सारी कंपनीज जो हैं वो आईएसपी प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो उनके सिस्टम्स के ऊपर भी ये फायरवॉल अनेबल की गई है। वो भी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मखसूस एरिया के अंदर एक ही कंपनी इंटरनेट दे रही है तो गवर्नमेंट के लिए आसान ही है कि वो इस कंपनी को, जिसको उसने लाइसेंस दिया होगा कि आप इंटरनेट प्रोवाइड करो लोगों को, तो उस लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन के तहत वो गवर्नमेंट उनको कह सकती है कि पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, कि आप फलानी जगह पर इंटरनेट ब्लॉक कर दें। हो सकता है कि वहाँ पर कोई सोशल मोबिलाइजेशन हो रही, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रही है और वो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो उस तरह की बड़ी मोबिलाइजेशन हो जो कि गवर्नमेंट के लिए फिर कोई इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने एक ऐसा एनेबल किया है मैकेनिज़्म जिससे ना सिर्फ आपके ऊपर मॉनिटरिंग करनी है, बल्कि इसी तरीके से उन्होंने जो इंटरनेट की स्पीड घटानी बढ़ानी वो भी ये कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज को टारगेट करके उसको सप्रेस किया जा सके। अच्छा सर, जो पीका कानून के बारे में क्या कहते हैं, और सहाफ़ियों को एहतियात बरतना होगा ताकि कानूनी तौर पर बच सके? बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना होगा। मैंने पहले जिक्र किया कि हमारा जो कानून है वो वेपनाइज्ड हुआ है, वो इस तरीके से नहीं लिखा गया जिस तरीके से जो अवाम को फैसिलिटेट करता हो उसके लिए मददगार साबित हो। नहीं, ऐसा कानून नहीं। हालांकि होना यही चाहिए कि जो कानून जब लिखे जाते हैं उसके अंदर राइट्स बेस्ड अप्रोच को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है वो फैसिलिटेट हो, ना कि वो उनके ऊपर कदगने लगें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक शुरू से एक हिस्ट्री रही है कि जब भी कानून साजी होती है तो उसके अंदर वो कोशिश करते हैं कि ऐसे मैकेनिज्म इनेबल कर जाएं जिसमें स्टेट के पास कंट्रोल चला जाए। तो ये जो पीका कानून है, इसलिए हम उसको काला कानून कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करने वाले आम लोग हैं, और ख़ुसूसन जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट जो ज़्यादा एक्सरसाइज करें, क्रिटिकल काम करते हैं, और डिसेंटिंग वॉइसेस होती हैं जो कि इख्तलाफ राय रखती हैं, क्रिटिसाइज़ करती हैं, तो वो क्रिटिसिज्म को क्रिमिनलाइज करने के लिए, हालांकि क्रिटिसिज्म अगर वो जायज़ पैराए के अंदर है तो उसका, अगर वो किसी को वैसे हार्मफुल नहीं है तो वो किया जा सकता है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। और प्रेस का जो काम होता है वो काम ही यही है कि वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए वो जो नुक्ताचीनी है वो करता है, सही नॉमिनेट करता है कि फलाना 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 काम गलत हुआ है। तो अगर ऑनलाइन स्पेसेस में ये लोग काम कर रहे हैं इस तरह क्रिटिकल, तो हमारे इस कानून के अंदर बहुत सारी ऐसी शिकें रख दी गई हैं। जैसे सेक्शन 20 है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जिसको डेफेमेशन का कानून कहते हैं डिजिटल स्पेसेस में। तो डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है और उसके अंदर अच्छी खासी पेनल्टी रख दी गई है, इवन के भारी जुर्मानों के साथ कैद की सज़ा भी रख दी गई है। अच्छा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जर्नलिस्ट इस तरह जो 2016 के बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उस कानून के तहत टारगेट हुए हैं। बड़े बड़े जर्नलिस्ट, सहाफ़ी जितने हैं वो टारगेट हुए हैं। बहुत सारे नाम भी मैं ले सकता हूँ, जैसे जहाज़ेब है जो डॉन में प्रोग्राम भी करते हैं, तो उनकी एक रिपोर्ट की वजह से, इन्वेस्टिगेटिव वर्क था उसकी वजह से उनके ऊपर भी पीका कानून लगा। इसी तरीके से बहुत सारे कानून जो सहाफ़ी इस्लामाबाद या लाहौर में बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी लगा। एजाज़ सैयद हो गया, मतीउल्ला जान हो गए, बलूचिस्तान में भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर लगा है। ठीक है। तो ये सिर्फ उनका जो क्रिटिकल काम है उसके ऊपर कदगन, उसके ऊपर रुकावट डालने के लिए इस तरह के कानून डाले। इस तरीके से फिर अगर आप कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हैं, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट डालते हैं, तो सेक्शन 37 मौजूद है पाकिस्तान के पीका के अंदर। तो उसके तहत पीटीए को ये इख्तियार दे दिया गया है कि कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये सही नहीं है उनकी नज़र में, अगरचे वो बाकी दुनिया की नज़र में सही है, जायज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, तो वो 37 के तहत उसको ब्लॉक कर देती है, खुद ही ब्लॉक कर देती है। इतना पावर जो है वो पीका के तहत पीटीए को दे दी गई, जो कि एक एग्जेक्टिव बॉडी है। हालांकि इस किस्म की कानून की इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ कोर्ट कर सकती हैं, और वो भी हायर कोर्ट्स। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का काम उठाकर एक एग्जेक्टिव बॉडी जो कि डायरेक्टली कंट्रोल होती है हुकूमत के, मिनिस्ट्री के ज़रिए, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू होती है, तो फिर उनको इख्तियार दे दिया गया कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस किस्म के जो कवानीन हैं ये बहुत ज़्यादा वेपनाइज कर रहे हैं पाकिस्तान में जो लैंडस्केप है हमारा डिजिटल का, जहाँ पर बहुत सारा हमारा लेजिटिमेट काम है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है।
अच्छा सर, सोशल मीडिया पर सहाफ़ी और एक्टिविस्ट अपनी मालूमात को महफूज रखने के लिए किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहें? बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो आपका पासवर्ड होता है, ठीक है। अपने पासवर्ड्स को सिक्योर करें और पासवर्ड आपके बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होता है कि पासवर्ड के ऊपर पासवर्ड लगता है, वो आपका एक्टिव होना चाहिए। आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स और जो आपके पासवर्ड की मैनेजमेंट है वो आपने किस तरह किया है, ये लिख के तो नहीं रखे हुए किसी डायरी में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए स्पेशलाइज सेंसिटिव किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं बड़े, उनको आप यूज़ करें ताकि सारे पासवर्ड की लिस्ट वहाँ पर हो और वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए, उसका एक्सेस सिर्फ आप तक होना चाहिए, किसी और को नहीं होना चाहिए, और किसी को पता भी ना हो आपने वो लिस्ट कहाँ पर रखी हुई है। इस किस्म के मैकेनिज़म्स हैं। फिर डेटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो बैकअप्स हैं वो अपना सेंसिटिव डाटा है उसको बार बार बैकअप लें। जब तक एटलीस्ट किसी स्टोरी पे काम कर रहे हैं, उनके पास डाटा आया है ख़ास, तो आप उसको एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी और की पहुँच ना हो। उसका बैकअप होना चाहिए। एक जगह पर रखा है तो आप उसका बैकअप किसी और जगह पर रखें, सही है। इस तरह की चीज़ें हैं। और जैसे आप काम ख़त्म कर लें उस पे आपकी चीज़ जो आप जिस मकसद के लिए आपके पास डाटा आया था उसको डिस्कार्ड करें सेफली, ठीक है, ताकि उसके बाद भी आप निशाना ना बन सके, आपका सबूत नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं उनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी, उसमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जो कानून है हमारे पाकिस्तान में वो बहुत वेपनाइज्ड हैं, तो उनको अपना एक्सप्रेशन बड़ा बिटवीन द लाइन करना आना चाहिए। हर चीज़ ओपनली अब वो नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली है कि हमें सेल्फ सेंसरशिप करनी पड़ती है अपनी जान के लिए, या फिर कम से कम अपने इस कानून से बचने के लिए, या आपके ऊपर भारी जुर्माना ना लग जाए, या फिर आपको पाबंद सलासल ना कर दिया जाए। इस किस्म की चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना एक्सप्रेशन बड़े मोहतात तरीके से करना है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ना करें, लेकिन आप किसी को डायरेक्टली नाम लेके टारगेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। और कुछ ख़ास इदारों को आप नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी जान के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें करनी हैं, तो इस किस्म की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आगे चल के बात कर सकते हैं। अच्छा सर, आपकी राय में मुस्तकबिल में डिजिटल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा ख़तरा क्या हो सकता है? डिजिटल सिक्योरिटी को ख़तरा क्या हो सकता है? डिजिटल सिक्योरिटी को ख़तरा पाकिस्तान में, देखिए, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर्स से मुतल्लिक है कि आप कितना टेक्नोलॉजी की तरफ आपका बिहेवियर कितना मोहतात है, कितना आप एहतियात से चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ वेरी हार्मफुल। बहुत ब्राइट साइड्स भी हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पर हमें फैसिलिटेट करता है टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे हार्मफुल साइड्स भी हैं। तो जैसे मैंने डीप वेब की बात की, डार्क वेब की बात की, सारा इनक्रिप्टेड वो है, लेकिन इनक्रिप्शन फिर वही है जो फिर आपके ईमेल्स को भी सिक्योर करती है, आपके पासवर्ड को भी सिक्योर करती है, आपको वीपीएन भी प्रोवाइड करती है, सारी वो सेम ही टेक्नोलॉजी है। अब डिपेंड करता है कि आपने उनमें कैसे उसको इस्तेमाल करना है। आपने इलिसिट एक्टिविटीज़ के लिए डार्क वेब को इस्तेमाल करना है, या किसी बहुत अहम काम के लिए इनक्रिप्शन को इस्तेमाल करता है, ये आपकी चॉइस पे। तो ये बेसिकली हमारा बिहेवियर होता है कि हमारा या एटीट्यूड होता है कि हमारा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा कि आप अपनी डिजिटल सेफ्टी और सिक्योरिटी को किस तरीके से इस पूरे सब्जेक्ट को लेते हैं। अब ये आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए लाइफ का, कि यार मैं कोई भी डिजिटल स्पेसेस में काम कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की मदद से, तो आप पहले इंश्योर करें कि यार जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, उसके असरात मेरे पर नेगेटिव किस किस्म के आ सकते हैं। तो पहले उसको सोचें। जब सोचेंगे उसके मुताबिक फिर आप अपने लाहेअमल तैयार करेंगे। उस लाहेअमल के मुताबिक फिर जो आप काम करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको महफूज भी रखेगा। तो बाकी आपने जो बात की डिजिटल सिक्योरिटी को क्या ख़तरात हो सकता है, डिजिटल सिक्योरिटी को ख़तरात नहीं है। डिजिटल सिक्योरिटी तो एक मैकेनिज्म है ना, एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जैसे वीपीएन्स के ऊपर ब्लॉकेज लगा रही है, हालांकि एक टूल है जो कि आपको आपकी डिजिटल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, लेकिन गवर्नमेंट या रियासत इस तरह से देखती है कुछ एप्लीकेशंस को टेररिस्ट या फिर अस्करियत पसंद ग्रुप इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए या फिर रिक्रूटमेंट के लिए। वहाँ पर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देखना पड़ता है कि वो इस तरह की बात, लेकिन गवर्नमेंट फिर पूरा प्लेटफॉर्म बंद कर देती है क्योंकि वो वीपीएन एनेबल्ड है। सही।
ठीक है, जैसे मैं मुख्तलिफ टेलीग्राम पाकिस्तान में बंद है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो जर्नलिस्ट अपनी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिग्नल हो गया, व्हाट्सएप वगैरह हो गया, इनक्रिप्टेड वो भी हैं। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट पाकिस्तान में ब्लॉक है, बहुत सारे वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन आप जर्नलिस्टिक पर्पसेस के लिए या आप एक्टिविज्म के लिए या रिसर्च पर्पसेस के लिए, एजुकेशन के पर्पसेस के लिए आपको VPN लगाकर उस वेबसाइट को एक्सेस करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान ने VPN बंद किया हुआ है। तो ये डिजिटल सिक्योरिटी के टूल्स हैं जहाँ आपको महफूज भी बनाते हैं, और बहुत सारा महफूज इस तरह से बनाते हैं कि आपको एनोनिमाइज भी कर देते हैं ना, कि आपकी आइडेंटिटी किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं होती है। तो जब ये टूल बंद होगा तो फिर आपको इजीली लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो इकदाम हैं गवर्नमेंट ने जो लिए हैं, वो एक डिजिटल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं। जैसे फायरवॉल लगा दी, वो मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन करती रहती है, और इस किस्म के जो है थ्रेट्स आते रहते हैं। लेकिन कोई ना टेक्नोलॉजी है ना, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी बन जाती है। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत किया। तो नाजरीन, सर डॉक्टर हारून बलूच साहब हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे। उसने डिजिटल मीडिया के हवाले से, फायर वॉल के हवाले से और 2 फैक्टर पासवर्ड के हवाले से और बहुत सी जो डिजिटल मीडिया से जो खतरात लायक थे उस हवाले से डिटेल में बात किया। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।